मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर चुके हैं और फोटोसिंथेसिस के हवाले से और पीएमसी के सिलेबस के हवाले से अगर देखा जाए तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे ईटीसी तो बहुत जैसे फोटोसिंथेसिस में भी है एज वेल एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है हमने लाइक फोटोसिंथेसिस में जैसे आपने पढ़ा था थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन जो थी उसके अंदर PS2 PS1 है, PQ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, PC और FD NADP रिड्यूस टू NADPH ये आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी। इसी तरह से आगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यकीनन हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। इसी तरह से हमने जैसे लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट रिएक्शन पढ़ा एंड लाइट डिपेंडेंट यानी लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब जैसे सिंपल वर्ड्स में डार्क रिएक्शन जैसे पढ़ा। इसी तरह से हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को भी डिस्कस किया था। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया और इसके रिजल्ट में जैसे एटीपी मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो हमने डिस्कस कल की क्लास के अंदर कर लिया था। ओवरऑल जैसे पूरा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो भी हमने डिस्कस किया है। अब जो है जैसे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फोटोसिंथेसिस में एटीपी की भी प्रोडक्शन होती है एज वेल एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर भी एटीपी की प्रोडक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो आपने एटीपी की प्रोडक्शन फोटोफॉस्फोरिलेशन मैकेनिज्म कीमियो ऑस्मोसिस, क्योंकि जैसे आपको पता है कि थाइलेक्वाइड के ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट की वजह से, प्लस साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स होता है जो स्ट्रोमा से थाइलेक्वाइड के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन डेवलप होती है। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के जरिए प्रोटॉन पास होंगे, उनकी एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। तो इस एटीपी प्रोडक्शन की मैकेनिज्म को हम कहेंगे कीमियो ऑस्मोसिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यानी एटीपी की प्रोडक्शन हम फोटोसिंथेसिस में डिस्कस करेंगे एज वेल एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन में करेंगे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन मैकेनिज्म होगी, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे हमने रोल ऑफ लाइट को भी डिस्कस किया है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड या फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, थोड़े से ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को भी देखा। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट पढ़ लिया है। रोल ऑफ फैक्टर्स ये भी सारे डिस्कस किए। फैक्टर्स कौन से? लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को भी डिस्कस कर लिया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक पढ़िए, एक अब मजीद पढ़ेंगे। फास्फोरिलेशन जैसे एक साइक्लिक नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी पढ़ा है। ग्लाइकोलिसिस आज डिस्कस करेंगे। एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो कहने की बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट कंटिन्यूअसली मुसलसल जब टेस्ट हो रही होती है तब भी जैसे कहते हैं ये पीएमसी के सिलेबस में है या नहीं है। तो सबसे पहले पीएमसी के सिलेबस में आप टॉपिक देखें कि वो टॉपिक है या नहीं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ी से साइड में इजाफी चीजें पढ़ें और उसके बारे में नॉलेज भी रखें और मे भी उसमें कोई सवाल हो तो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज पीएमसी ये जैसे लास्ट ईयर में कुछ अदर दिन सिलेबस भी दिए हैं तो हम यहाँ पे तो सिर्फ आपको ये पीएमसी सिलेबस के बारे में बताएंगे ना। तो जाहिर है अब जैसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन ये डिस्कस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का जिक्र है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें हम यकीनन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। ग्लाइकोलिसिस को पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिटिक पाथवे, एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये भी हम डिस्कस करेंगे, इनको हम कर चुके हैं। तो अब जो है जैसे बहुत ही कम टॉपिक, थोड़े टॉपिक हैं पीएमसी के सिलेबस के हवाले से। एटीपी प्रोडक्शन है ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो एक जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है, ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस के अलावा जैसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वो एटीपी प्रोडक्शन, इसके अंदर जैसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन आ जाता है। तो अब बहुत ही थोड़े से टॉपिक बचे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से
आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे लाइक अब थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विश होगा कि लाइक फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। जैसे आप सबको पता है, जैसे एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग की मीनिंग होती है वेंटिलेशन, ब्रीदिंग इज द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन ये ब्रीदिंग या जिसे वेंटिलेशन कहते हैं, जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का अमल होता है। दूसरी मैकेनिज्म होती है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज लंग्स एंड सराउंडिंग कैपिलरीज जो होती है उनके दरमियान होगी, और प्लस में ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज के दरमियान भी गैस एक्सचेंज का फिनोमेना होता है। बट ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है इनसाइड द सेल, जैसे सेल के अंदर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन रेफर्स टू सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन का अमल हुआ है, कैसे, जैसे लाइक जो ग्लूकोज की जैसे ऑक्सीडेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में कुछ इवेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और कुछ इवेंट्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। जैसे आमतौर पे जब सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड हियर, स्टोर्ड हियर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम हियर। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी किसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, स्टोर होती है और यहीं से रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसकी बात हो रही है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट थी, फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या थी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन थे। फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है ये इसकी रिडक्शन होगी, रिजल्ट में क्या, वाटर प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल ऐसे जिस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गई, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हो गए, किसके, फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट क्या थे, ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट थे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अब क्या बन गई, ये इनकी जो है प्रोडक्ट बन गई रेस्पिरेशन की। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोडक्ट्स थी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन थे, अब वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की ये क्या बन गई, ये बन गई है लाइक रिएक्टेंट्स बन गए। इसी तरह से आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे रिडक्शन होती है, कल भी हमने जैसे पढ़ा था ग्लूकोज के अंदर, अब यहाँ भी क्या है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था वाटर की जैसे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन बनेगा। इसी तरह से आप देखें ऑक्सीजन की जैसे रिडक्शन होगी, वाटर बनेगा। तो इस तरह से जैसे बिल्कुल थोड़े से अपोजिट प्रोसेस हैं। ये फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्लस में जैसे थोड़ी सी और भी पॉइंट्स है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन, कि जैसे फोटोसिंथेसिस में ओवरऑल आपने क्या पढ़ा था, ओवरऑल ये पढ़ा था कि वाटर की स्प्लिट से जैसे ऑक्सीजन जैसे रिलीज होती है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, अमल को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये एटीपी जो प्रोड्यूस होते हैं या एनएडीपीएच जो प्रोड्यूस होते हैं, ये केल्विन साइकिल के अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर यकीनन जो है इनमें लाइक जब इनपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो उसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने कल पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट चेन आर टेकन बाय हाइड्रोजन कैरियर, ये इनको कौन कैरी करता है, ऐसे जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जैसे हमने नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था, फाइनली NADP is reduced to NADPH। ये जैसे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर टेकन बाय हाइड्रोजन कैरियर, कौन सा, दैट इज द NADPH है। एंड ये NADPH इसके इलेक्ट्रॉन यूजेस द केल्विन साइकिल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज, यही इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केल्विन साइकिल में इसके यूज होंगे जिसमें ग्लूकोज बनेगी। सो हाइड्रोजन कैरियर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली जैसे NADH जो इसके अंदर जो ग्लूकोज फॉर्मेशन का आगे जो इसमें कल हमने जैसे रोल पढ़ा था केल्विन साइकिल के हवाले से, केल्विन साइकिल के हवाले से, यानी ये जो NADH है जो एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, जो कहाँ बने थे, यकीनन जैसे लाइट रिएक्शन में बने थे, आगे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC आर टेकन बाय हाइड्रोजन कैरियर, दैट इज द NADPH। इसी तरह से अगर इसको हम कंपेयर करें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में
जैसे ये यूजेस Krebs साइकिल टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीजेस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओवरऑल हाइड्रोजन कैरियर रिलीज इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको पता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यकीनन जैसे Krebs साइकिल के अंदर प्लस में जैसे ग्लाइकोलिटिक जो पाथवे होता है उसके अंदर भी जैसे लाइक NADH बनते हैं। इसी तरह से लिंक रिएक्शन एक होता है, ट्रांजिशन रिएक्शन, उसके अंदर भी NADH बनते हैं। इसी तरह से Krebs साइकिल के अंदर भी NADH और FADH होते हैं। वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन कैरियर है, ठीक है। ये खासतौर पे Krebs साइकिल के अंदर CO2 रिलीज होती है, बट इसके अंदर हाइड्रोजन कैरियर जो होते हैं, हाइड्रोजन कैरियर रिलीज इलेक्ट्रॉन फॉर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो हाइड्रोजन कैरियर कौन से, NADH है और FADH है। FADH तो Krebs साइकिल में बनता है, बाकी NADH के बनने के जो अमल हुए थे लाइक वो ग्लाइकोलिसिस में भी होते हैं, लिंक रिएक्शन भी होते हैं। ओवरऑल जैसे NADH प्लस FADH ये क्या करेंगे, ये फॉर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये हाइड्रोजन कैरियर है, रिलीज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसके अंदर होगा, वो ऑक्सीजन होगा और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो NADH जो जैसे यहाँ पे Krebs साइकिल की इलस्ट्रेशन है, जैसे ग्लाइकोलिसिस में भी NADH बनते हैं, लिंक रिएक्शन में भी NADH बनते हैं, FADH भी बनते हैं। ये कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए ATP बनेंगे और फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन और उसके रिजल्ट में जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, फाइनली डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के अंदर जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन और यकीनन जैसे फोटोसिंथेसिस के हवाले से इलेक्ट्रॉन कैरियर का थोड़ा सा ये डिस्टिंग्विश है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में काफी सारी ऐसी चीजें जो लाइक एक इस इलस्ट्रेशन के जरिए भी हम जैसे नोट कर सकते हैं। इन मैनी रेस्पेक्ट फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फंक्शन एज इनपुट फॉर द सेल रेस्पिरेशन। प्रोडक्ट क्या थी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन थी फोटोसिंथेसिस की, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये इनपुट है या रिएक्टेंट है जो हमने पहले डिस्कस किया था। द प्रोडक्ट ऑफ सेल रेस्पिरेशन एज द इनपुट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इनपुट आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, तो पहले ही हमने डिस्कस किया और इस इलस्ट्रेशन में मौजूद है। मोस्ट प्रोडक्ट्स जो फोटो ऑटोट्रॉफ है अंडरटेक बोथ फोटोसिंथेसिस एंड सेल रेस्पिरेशन टू सर्वाइव। जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है, एज वेल एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता है। जो कंज्यूमर्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, कंज्यूमर्स होते हैं जो अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, हेट्रोट्रॉफ इन नेचर होते हैं, ओनली अंडरटेक सेल्यूलर रेस्पिरेशन, नॉट के उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, बट विल इंजेस्ट और एब्सॉर्ब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होगी उसको इंटेक तो जरूर करेंगे, बट उनके अंदर खुद जैसे यकीनन ये मैकेनिज्म है। इस डायग्राम देने का मकसद ये है कि लाइक प्रीवियसली किसी टेस्ट में एक दो बार कई बार ऐसी लाइक इलस्ट्रेशन के सवाल जैसे क्वेश्चन आते थे। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, यकीनन क्लोरोप्लास्ट है, लाइट एनर्जी इसको ट्रैप किया, प्रोडक्ट क्या बने फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज है। ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसर्न्ड विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और यकीनन सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो प्रोडक्ट्स होती है वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के लिए जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो इस तरह की जैसे यकीनन जैसे लाइक आपको याद होगा कि हमने पहले ही पढ़ा था, और ऐसे क्वेश्चन में भी पॉसिबल है कि आ सकते हैं, बट बाकी केमिकल एनर्जी के हवाले से अगर आप देखें सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान केमिकल एनर्जी रिलीज होती है, और इसी तरह से सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करते हैं, इनपुट होती है एनर्जी की क्लोरोप्लास्ट। तो ये भी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक थोड़ा सा ये भी डिस्टिंग्विश है। थोड़ी सी ये फिगर है जहन में आप रखें, मैं भी पता नहीं कौन सा पैटर्न हो क्वेश्चन वगैरह का, बट ये फिगर को आप जहन में रखें। क्लोरोप्लास्ट है, दे आर कंसर्न्ड विद द फोटोसिंथेसिस, और जैसे ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया उसके हवाले से ये लाइक इलस्ट्रेशन को आप जहन में रखेंगे, ठीक है। इस तरह से अब हम जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से डिस्कस करते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से लाइक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है नथिंग बट जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल लेवल पे
ग्लूकोज की जैसे ऑक्सीडेशन होती है, तो बट ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्टली ग्लूकोज से एनर्जी भी बने और देन जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बने। तो एक पाथवे होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक होती है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड और पायरुवेट, पायरुवेट में ये सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक होगी और इस फिनोमेना को हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको लफ्ज की मीनिंग होती है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, लाइसिस की मीनिंग होती है इसकी ब्रेकडाउन। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो यकीनन ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स कौन से? पायरुविक एसिड और पायरुवेट के, जिसमें हर एक के अंदर 3 कार्बन होगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पे ये प्रोसेस और फिनोमेना होता है? ये फिनोमेना होता है सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। बैक्टीरिया से लेकर जितने भी हायर इवन एनिमल्स हैं, सबके अंदर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ऑब्जर्व होता है। और इसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। और दोनों टाइप की रेस्पिरेशन, चाहे वो रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनएरोबिक, ये प्रोसेस होगा ही होगा। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। कहाँ पे होगा सिलसिला? ये लाइक प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी और एंड प्रोडक्ट इसकी होगी पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद एक एनदर रिएक्शन दैट इज कॉल्ड द लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, दूसरा प्रोसेस होगा, उसे हम कहेंगे लिंक रिएक्शन कहते हैं या ट्रांजिशन रिएक्शन कहेंगे। लिंक रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन रिएक्शन। ट्रांजिशन रिएक्शन या लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और इसका मकसद क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपोनेंट होता है, वो जैसे क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है, बट पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, ये जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है। और इसी तरह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और एक एसिटाइल कोएंजाइम, जैसे ये 3 कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा और बाकी रिमेनिंग जैसे 2 कार्बन कंपाउंड होगा जिसका नेम होगा एसिटाइल कोएंजाइम। ये लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन में बनता है, प्लस में NADH भी बनता है। इसी तरह से जो लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के बाद नंबर 3 जो नेक्स्ट है, ये एसिटाइल कोएंजाइम enters into Krebs cycle or citric acid cycle. Krebs cycle or citric acid cycle. Krebs cycle or citric acid cycle. 2 कार्बन कंपाउंड that is called acetyl coenzyme. यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, इसी तरह से NADH भी प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन में, FADH भी प्रोड्यूस होगा, एज वेल एज ATP मॉलिक्यूल डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए भी बनेंगे। ये सब लिंक रिएक्शन के बाद जैसे एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है। उसके बाद जैसे ये नंबर 3 हम हेडिंग देंगे क्रेब्स साइकिल। नंबर 3 जो है क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। उसके बाद नंबर 4 एंड लास्ट जो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हवाले से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से हैं? जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे एक NADH भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है और FADH भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए मैक्सिमम एनर्जी और ATP मॉलिक्यूल बनेंगे, काउंट भी हम बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ATP के बनने का अमल होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस के जरिए, जो कहाँ होगा? जैसे यकीनन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वो होगा लाइक जैसे ऑक्सीजन होगा और उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी, प्लस में इन सारे प्रोसेसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आखिर में जैसे हम काउंट भी बनाएंगे, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, NADH कितने बनेंगे, कहाँ बनेंगे, FADH कितने बनेंगे, कहाँ बनेंगे, आगे उनमें कितने ATP बनेंगे। तो आखिर में फाइनली जैसे उसका एक चार्ट बनाएगी पूरी सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। तो ये सबसे पहले आप ये आज हम आते हैं कि जैसे ग्लूकोज जो एक 6 कार्बन कंपाउंड है वो किस तरह से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो 3 कार्बन कंपोनेंट है। साइटोप्लाज्म में ये फिनोमेना होगा, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, उसमें सीरीज ऑफ
केमिकल रिएक्शन है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, काफी सारे स्टेप्स है, वन आफ्टर अनदर, और इस तरह से इस पाथवे के जरिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। ये ओवरव्यू सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, फॉर एग्जांपल ओवरव्यू सेल्यूलर रेस्पिरेशन का लाइक ये है कि जैसे सबसे पहले जैसे ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपोनेंट है, ग्लाइकोलिसिस के जरिए कुछ एटीपी भी बनेंगे, NADPH भी बनेंगे। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन, जैसे ये आप यकीनन जैसे ये साइटोप्लाज्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में इस रिएक्शन को हम कहेंगे लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन। पायरुवेट की फर्दर जैसे प्रोसेसिंग होगी, देन एसिटाइल कोएंजाइम में, और इसी प्रोसेस के दौरान जैसे आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और NADH मॉलिक्यूल भी बनेंगे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है। एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल, जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और सिट्रिक एसिड साइकिल या यकीनन क्रेब्स साइकिल उसमें NADH भी बनेंगे, FADH2 बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, ATP मॉलिक्यूल भी बनेंगे। इसी तरह से आप देखें जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH बने थे, जो लिंक रिएक्शन के दौरान NADH बने थे, जो सिट्रिक एसिड के दौरान साइकिल के दौरान NADH और FADH बने थे, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आएंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश करेगा और जिसके रिजल्ट में एक ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। आपको याद है कि जैसे हमने थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के हवाले से पढ़ा था, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन के हवाले से क्या पढ़ा था कि लाइक स्ट्रोमा से प्रोटॉन भी थाइलेक्वाइड के ल्यूमन में आते हैं, इसी तरह से वाटर के स्प्लिट होने की वजह से भी प्रोटॉन बनते, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना और इसी तरह से ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स था और इसकी वजह से जैसे ATP मॉलिक्यूल बने थे। बिल्कुल इसी तरह का एक फिनोमेना होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, उसके अंदर जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा होगा और देन ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी होता है और उसके रिजल्ट में ATP मॉलिक्यूल भी बनेंगे। तो इसी तरह से ये फाइनली जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर टू एस्टेब्लिश द प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसका मकसद यही होता है कि जैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा करना और ताकि ATP प्रोड्यूस हो सके, फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ऑक्सीजन होगा, जिसके रिजल्ट में वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करने का, क्रिएट करने का मकसद होता है ATP बनना, ATP बनाना। तो ये इस तरह से जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू है। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे को डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलिसिस पाथवे को मैकेनिज्म। अच्छा, इससे पहले कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे को डिस्कस करें, ये जैसे पायरुविक एसिड है उसके आगे जैसे लाइक कंडीशन होती है, अगर जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, तो यकीनन ये सिट्रिक एसिड में दाखिल होंगे। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड में से लैक्टिक एसिड भी बन सकती है, पायरुविक एसिड में से लाइक इथेनॉल भी बन सकता है, इथेनॉल भी बन सकता है। तो इसे हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दोनों फर्मेंटेशन, बिकॉज ऑक्सीजन की बगैर प्रोसेस हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसकी एंड प्रोडक्ट अगर लैक्टिक एसिड होगी तो उसके हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसी तरह से अल्कोहल फर्मेंटेशन, इथेनॉल बनेगा तो उसे हम अल्कोहल फर्मेंटेशन कहेंगे, वो भी इस पायरुविक एसिड से जैसे अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये पाथवे होंगे, एक होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये विदाउट ऑक्सीजन है। जैसे हमारे सिलेबस में तो जस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन की डिस्कशन है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इनको भी डिस्कस करेंगे, बट ये डिपेंड करता है पायरुविक एसिड के बाद अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो ये यकीनन आगे एसिटाइल कोएंजाइम में, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर्स इनटू द क्रेब साइकिल और क्रेब साइकिल के बाद आप देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे पायरुविक एसिड पे, आइदर ऑक्सीजन इज अवेलेबल और नॉट, ऑक्सीजन अवेलेबल है, एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है तो सिट्रिक एसिड साइकिल, अदरवाइज एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन होनी है तो बनेगी
लाइक अल्कोहल एंड प्रोडक्ट बन सकती है, या इथेनॉल और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरी एंड प्रोडक्ट बन सकती है लैक्टिक एसिड, तो उसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ह्यूमन बीइंग की मसल्स में भी लैक्टिक एसिड बनता है, आपने पढ़ा होगा इंटर क्लास के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, वो भी एक तरह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। ह्यूमन बीइंग की मसल सेल्स के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, जिसकी एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होती है। तो बहरहाल अब हम सबसे पहले लाइक मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो है पीएमसी के सिलेबस में एरोबिक रेस्पिरेशन की है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, जैसे फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है, ये है कैटाबोलिक प्रोसेस। बिकॉज कैटाबोलिक क्यों? बिकॉज इसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। कैटाबोलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड क्या है? दैट इज द ग्लूकोज। किसमें ब्रेक होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओवरऑल रेस्पिरेशन की जैसे इक्वेशन है उसी को डिस्कस किया। विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी किस फॉर्म है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कंप्लीटेड इन 4 फेजेस। कौन से? ग्लाइकोलिसिस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म में होता है। एनर्जी की लाइक थोड़ी सी प्रोडक्शन भी होगी, और ये इसमें ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं होगी। काउंट करेंगे आखिर में कि कितने एनर्जी के एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होगी, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसकी एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम के होती है, 2 कार्बन कंपाउंड। तीसरा प्रोसेस होगा क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल होगा, टीसीए साइकिल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होगा। चौथा लाइक स्टेप है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ईटीसी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, और फाइनल और टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे ये ओवरऑल जैसे लिंक सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है। ग्लाइकोलिसिस जैसे साइटोप्लाज्म में भी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन ये माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी लिंक रिएक्शन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और क्रेब्स साइकिल भी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद जैसे आगे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अल्टीमेटली एटीपी भी बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। बहरहाल हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पाथवे को। तो ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइसिस लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे ब्रेकडाउन। ग्लाइको लफ्ज की मीनिंग है जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज की जैसे ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज है। जो ग्लूकोज जो हेक्सो शुगर है, किस में ब्रेक होगा? यकीनन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शन। काफी सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे, हमारे बुक में भी डिफाइन है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रिलीजिंग, इसमें एटीपी भी रिलीज होगा। पहले जिस तरह से इस पाथवे के अंदर जैसे 2 मॉलिक्यूल एटीपी के यूज होंगे और 4 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, और हम कहेंगे कि ये ग्रॉस एटीपी की प्रोडक्शन होती है। और इसी तरह से अब हम इनको इन्वेस्टमेंट और जो यूज हुए उनको माइनस करेंगे, तो अल्टीमेटली फाइनली जैसे ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर 2 नेट एटीपी हमें मिलेंगे, 2 नेट एटीपी बनेंगे। 2 शुरू में ये कंज्यूम होंगे, यूज होंगे, यूटिलाइज होंगे, इन्वेस्ट होंगे, 4 बनेंगे। तो हम आखिर में जब काउंट करेंगे तो हम कहेंगे कि टोटल तो 4 बने थे, बट 2 हम इसका माइनस कर देते हैं, क्योंकि लाइक ये यूज हो गए, इस्तेमाल हो गए, यूटिलाइज हुए। रिमेनिंग जैसे नेट प्रोडक्ट ऑफ एटीपी जो होती है वो 2 एटीपीज होती है। एंड रिड्यूस्ड कोएंजाइम यानी एनएडीएच के मॉलिक्यूल भी बनेंगे, एनएडीएच भी बनेगा, 2 एनएडीएच के। एंड कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, यकीनन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसी तरह से इट इज कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। ग्लाइकोलिसिस 2 फेजेस में होता है। पहला फेज जैसे अभी हमने पढ़ा एनर्जी इन्वेस्टमेंट का फेज होता है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज का मतलब है कि यानी हम एटीपी खर्च होगा, कंज्यूम होगी, यूटिलाइजेशन होगी। दूसरा फेज होगा वो पे ऑफ का फेज होगा। पे ऑफ का फेज इसका मतलब है एटीपी की प्रोडक्शन होगी। मैकेनिज्म कौन सी होगी? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की मैकेनिज्म होगी। डिस्कस करेंगे कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन क्या होती है। एंजाइम की मदद से किसी भी सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप को रिमूव करें, और वो फास्फेट ग्रुप डायरेक्टली एटीपी प्लस पी, एटीपी के साथ फास्फेट ग्रुप ज्वाइन करें और एटीपी बने, उस अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, कौन कराएगा? एंजाइम कराएगा, और वो फास्फेट ग्रुप एडिनोसिन डाइफास्फेट से मिलके एटीपी मिलेगा हमें,
एटीपी की फॉर्मेशन होगी और इस प्रोसेस को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो होती है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। बहरहाल डिस्कस करेंगे। पहला फेज है प्रिपरेटरी फेज, इन्वेस्टमेंट फेज है। इनमें 2 मॉलिक्यूल एटीपी के कंज्यूम होंगे, कहाँ होंगे वो आगे जैसे सीरीज ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं वहां पे डिस्कस करेंगे। एंड प्रोडक्ट क्या होगी? एंड प्रोडक्ट पूरे ग्लाइकोलिसिस फिनोमेना की होती है। सॉरी, इसमें जैसे पहले फेज की है G3P, जैसे कल हमने पढ़ा था PGL फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, वही सेम मॉलिक्यूल ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP कहते हैं, DHAP, और PGL फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी कहते हैं। तो G3P मॉलिक्यूल जैसे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, जैसे पहले स्टेप के अंदर जैसे ग्लूकोज जैसे 6 कार्बन जैसे था वो इसकी स्प्लिट होगी एक 3 कार्बन कंपोनेंट के अंदर, वो उसका नेम होगा G3P या PGL। तो ये पहले फेज प्रिपरेटरी फेज के अंदर होगा। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेटिव फेज इज पी ऑफ फेज, और इसके अंदर क्या होगा? यकीनन इसके अंदर जैसे एनर्जी बनेगी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस में NADH भी बनेंगे, और NADH यू नो वेरी वेल फर्दर उनकी ऑक्सीडेशन होगी रेस्पिरेटरी चेन के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और आगे इसमें मोर एटीपी, जैसे आपको पता है सबसे ज्यादा एटीपी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए बनेगी। ओवरऑल सेल्यूलर रेस्पिरेशन में अगर हम ओवरऑल देखें कि कितने एटीपी बनेंगे, 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे। 36 में मोस्टली जैसे एटीपी जो बनेंगे 36 में वो तकरीबन 32 एटीपी जो होंगे वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के जरिए बनेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए 32 एटीपी बनेंगे। तो मोर एटीपी यानी NADPH की जैसे ऑक्सीडेशन होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वहां पे और ज्यादा भी इनसे एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। तो होल पाथवे के सब स्टेप्स हैं आगे, जैसे पहले पाथवे को जैसे हमारे बुक के अंदर भी तस्वीर है और आप भी इसको सीरीज ऑफ स्टेप्स को जरा गौर से देखेंगे। पहला जैसे ग्लूकोज की जैसे यकीनन हम कहेंगे स्प्लिट होगी, जैसा पहला प्रिपरेटरी फेज है उसमें अभी हमने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपोनेंट है वो 3 कार्बन कंपोनेंट में ब्रेक होगा और उसका नेम जैसे G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट या DHAP होगा। बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर एंड इंटर कन्वर्टेबल। तो इस प्रोसेस को इस जैसे कुछ स्टेप्स हैं इसे हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसके अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल भी जैसे यहाँ पे कंज्यूम होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। जैसे पहले स्टेप के अंदर जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट, जब एटीपी इसके साथ 6 नंबर कार्बन पे, कार्बन नंबर 6 उसके साथ फास्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप होगी तो यकीनन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट हो जाएगा। ये भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जस्ट एक 6 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप आया तो ग्लूकोज 6 फास्फेट हुआ। इसी तरह से इसका एक और आइसोमर दैट इज द फ्रक्टोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के बाद अगेन एक अनदर एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा, तो ये होगा जैसे 6 नंबर कार्बन पे पहले से ही फास्फेट ग्रुप अटैच था, अब नंबर 1 कार्बन है उसके साथ भी फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बन जाएगा। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट अब इसकी होगी स्प्लिट। स्प्लिट की मीनिंग है डिवीजन, ब्रेक होगा कि ये 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है अब 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा, हर एक के अंदर 3 कार्बन होंगे। नेम क्या है उनके? नेम है उनके G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड जो 3 कार्बन कंपोनेंट है बट उसके 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और DHAP कहते हैं। आगे जैसे जितने भी रिएक्शन होंगे वो इन 2 मॉलिक्यूल में साइमल्टेनियसली साथ साथ होंगे। पहले जिस तरह से प्रिपरेटरी फेज के अंदर जस्ट ग्लूकोज जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, एक 3 कार्बन कंपोनेंट है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और DHAP। तो ये इसमें एंजाइम की लाइक याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। स्टेप्स हम देखेंगे। नंबर 1 स्टेप में जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम की वजह से फास्फोरिलेशन होती है ग्लूकोज की, यानी एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप होता है टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फास्फेट। पहले स्टेप में ग्लूकोज में जब एटीपी जैसे 6 नंबर कार्बन पे जब अटैच हुआ तो ग्लूकोज 6 फास्फेट। दूसरे पाथवे में फास्फोहेक्सो
आइसोमरेज, हेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम का नेम है, कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6 फास्फेट टू फरक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट को फरक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया है। जैसे आप ग्लूकोज तो याद कर सकते हैं, जो उसके बाद जैसे एटीपी ऐड हुआ तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट का उसका देन फरक्टोज 6 फास्फेट, फरक्टोज 6 फास्फेट। उसके बाद जैसे नंबर 3 जो रिएक्शन है उसमें आप देख रहे हैं कि अगेन एक और भी एटीपी जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हुआ है। तो एंजाइम का नेम आप याद करने की कोई जरूरत नहीं, फरक्टोकाइनेज एंजाइम होता है दैट ये इस स्टेप को रेगुलेट करता है, उससे बनता है फरक्टोज 6 फास्फेट से फरक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनता है। फरक्टोज 1,6 डाइफास्फेट होगा वो आगे ब्रेक होगा यकीनन 3 कार्बन कंपोनेंट में, और उस 3 कार्बन कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक DHAP होगा और दूसरा होगा G3P मॉलिक्यूल, DHAP एंड G3P मॉलिक्यूल होंगे। इस तरह से इस फेज को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। अब एक छोटा सा जैसे सवाल है कि ग्लूकोज की फास्फोरिलेशन क्यों होती है। ग्लूकोज में जैसे सबसे पहले फास्फेट ग्रुप अटैच किए जाते हैं, उसके दो रीजन है कि वाई फास्फेट ग्रुप इज अटैच या वाई एटीपी जो ग्लूकोज को चाहिए। तो पहला उसका रीजन है एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप करेंगे जब, तो ग्लूकोज इफेक्टिवली ट्रैप्स इनटू द सेल, सेल के अंदर जैसे ग्लूकोज होगी, जहां पे ग्लूकोज होंगी तो वो उसको ट्रैप कर लेते हैं, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बन एज ग्लूकोज 6 फास्फेट कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस लिपिड बाइलेयर। उसके बाद देन जो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो बना है, अब जो वो लिपिड लेयर से या उस सेल से अब क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज मटेरियल्स की सेल के अंदर जैसे मूवमेंट तो होती रहती है, जब फास्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा तो अब ग्लूकोज उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेगी, नंबर 1। दूसरा रीजन ये होता है डिक्रीज इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ग्लूकोज। जाहिर है एक तो जस्ट ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन कंपोनेंट है, दूसरा जैसे यकीनन जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट हुआ तो किसकी कंसंट्रेशन कम हुई, यकीनन ग्लूकोज की हुई। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ग्लूकोज फेवरिंग एडिशनल इंपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इस वजह से जो सराउंडिंग दूसरे लाइक सेल या फ्लूइड होगी उसके ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे वो भी इस सेल के अंदर आ सकते हैं, ताकि इसमें मोर जैसे आगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जैसे फिनोमेना या कुछ है कैसे इतना खराब अनिक मेहरबानी। तो ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे शुरू में एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या जिसके अंदर फास्फेट ग्रुप की एडिशन हुई है, तो इस इन दो रीजन की वजह से। तो ये ऐसे रीजन हमारे बुक वगैरह में नहीं है, बट एक थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि वाई वाई ये एटीपी की जरूरत क्यों होती है या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों होती है, तो उसके दो रीजन है। ठीक है, तो जस्ट फॉर नॉलेज, इतनी ज्यादा कोई आगे बात नहीं है। नंबर नेक्स्ट, अगर जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब ये ब्रेक होंगे दो मॉलिक्यूल्स में तो कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली एक कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन भी एक साथ जैसे हो रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा था डीएचएपी और जैसे G3P इंटरकन्वर्टेबल भी है, इंटरकन्वर्टेबल में, और दोनों के अंदर ये सेम एक जैसा ही रिएक्शन होगा जो दोनों साइड से होंगे। अब 2 मॉलिक्यूल्स बन गए तो दोनों के अंदर एक जैसे सेम रिएक्शन है। तो स्टेप्स के हवाले से जैसे नंबर 6 स्टेप है ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम का नेम है, याद करने की जरूरत नहीं है। कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फास्फोरिलेट्स G3P to 13BGP। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे यहाँ पे फास्फेट ग्रुप आके ऐड होता है किसके साथ, जैसे यकीनन जैसे इसका नेम है लाइक वेरी क्लियर G3P मॉलिक्यूल था, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, तो यानी उसके जो नंबर 3 कार्बन था उसके साथ फास्फेट ग्रुप था ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट। उसके साथ जब एक फास्फेट ग्रुप और भी ऐड होगा, यकीनन ऐड होगा, तो ये 3 कार्बन हो गए और दोनों एंड पे फास्फेट ग्रुप आ गया, तो हम इसे कहेंगे 1,3। ऐसे कार्बन नंबर 1 पे भी फास्फेट ग्रुप, कार्बन नंबर 3 पे भी फास्फेट ग्रुप, तो अब इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड, 1,3 डाइफास्फोग्लाइसरिक एसिड। और इस रिएक्शन के साथ साथ
एक जैसे NADH मॉलिक्यूल, NAD इज रिड्यूस टू NADH, ये NADH भी बनेगा इस रिएक्शन में, ठीक है। इस तरह से catalyzes the oxidation of aldehyde group to carboxylic group and phosphorylates G3P2 13BPG, ये थोड़े से शॉर्ट टर्म है। बाई या डाई लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है। 1 नंबर कार्बन पे 3 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप, और ये ऑक्सीडेशन ऑफ PGL हुआ है, G3P हुआ है, उसकी ऑक्सीडेशन का अमल हुआ है, जिसमें जैसे लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे NAD इज रिड्यूस टू NADH हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ PGL हुआ है। तो इस तरह से एक जैसे आप नोट करेंगे यहाँ पे एक NADH इस साइड पे, एक NADH इसी सेम साइड पे, तो टोटल 2 NADH के मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के दौरान बनेंगे। उसके बाद जैसे 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, अब यहाँ पे जैसे ATP मॉलिक्यूल बनने का अमल होगा, क्योंकि अब जैसे दोनों एंड पे फास्फेट ग्रुप है, एक जैसे फास्फेट ग्रुप यकीनन जो कार्बन नंबर 1 का है यहाँ से अलग होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से मिलके ATP मॉलिक्यूल बनेगा, सेम एक और ATP यहाँ पे, तो 2 ATP मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में बनेंगे। ऐसे रिएक्शंस या कहाँ से बनते हैं, टेस्ट के हवाले से याद करना जरूरी होता है। तो फास्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम है जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, उसमें से जैसे फास्फेट ग्रुप लूज होगा, जाके किसके साथ ऐड होगा या अटैच होगा, ADP के साथ, रिजल्ट में क्या बनेगा, एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा। ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का अमल है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन किसे कहते हैं, यानी एंजाइम की मदद से सबस्ट्रेट इसमें क्या है, सबस्ट्रेट इसमें 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है। एंजाइम की मदद से सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप रिमूव हो, फास्फेट ग्रुप रिमूव होने के बाद जाके डायरेक्टली एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अटैच हो, रिजल्ट में ATP बने। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। एंजाइम की मदद से सबस्ट्रेट में से फास्फेट ग्रुप रिमूव हो और जाके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से डायरेक्टली अटैच हो, तो उससे बनेगा ATP। उस प्रोसेस को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन प्रोसेस के जरिए एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे बना। उसके बाद नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है, अब देखें ये था 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, अब जस्ट 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, बहुत ही आसान। ये फास्फो जैसे ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट था, उसके बाद जब फास्फेट ग्रुप की एडिशन हुई तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 1 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप अलग हुआ, अब ये बन गया 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में जस्ट रीअरेंजमेंट होनी है। रीअरेंजमेंट किसकी, फास्फेट ग्रुप की। जो 3 नंबर पे जो यहाँ पे फास्फेट ग्रुप है, ये आ जाएगा 2 नंबर कार्बन जो है, ये 3 नंबर कार्बन था उस पे फास्फेट ग्रुप है, इस वजह से 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है। अब ये फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। बहुत ही सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ द फास्फेट ग्रुप हुई है, कार्बन नंबर 2 के साथ फास्फोरिक एसिड फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ है, तो 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे एक डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। डिहाइड्रेशन की मीनिंग होती है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, टेस्ट में भी 1-2 बार आ चुका है। कौन से रिएक्शन के दौरान जैसे डिहाइड्रेशन का या वाटर की रिमूवल का अमल होगा, दैट इज द 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, उसमें यहाँ से इस स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो ये एंजाइम नंबर 8 जो हम बात कर रहे थे, इस एंजाइम 3 फास्फो से 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, ये एंजाइम का नेम म्यूटेस, ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेस। इसमें क्या होगा, फास्फेट ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 3 रिमूव टू 1 टू ऑन कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है। 9 नंबर रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन अकर्स। डिहाइड्रोजनेशन की मीनिंग होती है जैसे वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल हुई है, और इसी तरह से आगे एक वेरी हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बन जाता है जिसका नेम है PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। PEP मींस फास्फोइनोल पायरुवेट और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर जैसे फास्फेट ग्रुप मौजूद है। तो यकीनन जैसे 2 कार्बन पे, ये भी 2 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है। अगेन जैसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के जरिए एक और एंजाइम की मदद से इस सबस्ट्रेट में ये फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, जाके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अटैच होके
एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। इस अमल को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो अगेन जैसे एक एटीपी इस पाथवे से, एक एटीपी इस पाथवे से, टोटल ये दो एटीपी बन गए। तो दो एटीपी टोटल जो बी आपके अंदर फेज के अंदर 4 एटीपी बनेंगे। जो प्राइमरी इनिशियल जो फेज था जिसमें 2 एटीपी यूज हुए तो उसको माइनस करेंगे तो नेट एटीपी जो है, नेट एटीपी ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस तरह से ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे में बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी और एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे और मैकेनिज्म होगी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, हम सबसे पहले एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का एक जैसे इलस्ट्रेशन देखते हैं कि हाउ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कैसे बनी है। जैसे ये एंजाइम होगा, ये सबस्ट्रेट है। जैसे अभी हमने नोट किया था, जैसे सबस्ट्रेट जो अक्सर जैसे 3 कार्बन कंपोनेंट थे उनमें फास्फेट ग्रुप जैसे रिमूव होगा, फास्फेट ग्रुप जाके एडीपी के साथ मिलेगा, रिजल्ट क्या बनेगी एटीपी। अब देखिए सबस्ट्रेट पहले 3 कार्बन थी, अब जैसे ये सबस्ट्रेट जो है, और सारी नंबर जैसे दोनों एंड पे जैसे फास्फेट ग्रुप था 3 कार्बन तो है, बट अब जैसे देखिए एक फास्फेट ग्रुप, दूसरा फास्फेट ग्रुप ये कहां से लाइक इसी सबस्ट्रेट से रिमूव होके एडीपी को ज्वाइन किया, एटीपी मॉलिक्यूल बनाए। तो एंजाइम तो आपको पता है कि जैसे बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो तो मौजूद है, बट सबस्ट्रेट को जैसे अब चेंज कर दिया प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गई, उसका फास्फेट ग्रुप एडीपी के साथ ज्वाइन किया और एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे जैसे अभी हमने आखिरी रिएक्शन के अंदर पढ़ा था, एक सबस्ट्रेट है जिसका नेम है पीईपी, फास्फोइनोल पायरुवेट। एंजाइम की मदद से फास्फोइनोल पायरुवेट, जैसे उसमें फास्फेट ग्रुप मौजूद है, कार्बन नंबर 2 पे फास्फेट ग्रुप मौजूद है, तो ये कार्बन नंबर 2 पे फास्फेट ग्रुप है, यहाँ से रिमूव हुआ एंजाइम की मदद से और जाके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट्स के साथ अटैच हुआ और एक बन गया एटीपी मॉलिक्यूल। अब देखें पीईपी से ये क्या बना, फास्फोइनोल पायरुवेट से अब ये बन गई पायरुवेट, बिकॉज इसके कार्बन नंबर 2 के साथ ये जो फास्फेट ग्रुप था ये रिमूव हो चुका है। ये डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी होती है, जिसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन यानी सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप एंजाइम की मदद से रिमूव हो, एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्ट बने, उससे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान दोनों जैसे जगहों पे आपने देखा टोटल 4 एटीपी जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन की जरिए बनते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन इज द एंजाइमेटिक ट्रांसफर ऑफ द फास्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू, वो सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप रिमूव होकर किसके साथ ज्वाइन करेगा, एटीपी के साथ, और एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। इस फिनोमेना को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। एसटीबी बुक के हवाले से अगेन जैसे, अच्छा एक और चीज जैसे आपको नोट करनी है कि इसमें आइसोमेरिज्म के भी जैसे लाइक जैसे कुछ स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, 3 ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे आइसोमेरिज्म हुई है। पहले स्टेप में जैसे इतनी डिटेल तो नहीं बट पॉइंट्स जरूर याद होने चाहिए। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज से वापस ग्लूकोज 6 फास्फेट भी बन सकती है, एक स्टेप। दूसरा स्टेप है जैसे डीएचएपी और G3P मॉलिक्यूल है, डीएचएपी डाइहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये भी जैसे आइसोमर टू ईच अदर है, ये भी आइसोमर टू ईच अदर है। इसी तरह से एक और जैसे बुक में काफी जगहों पे ऐसे नहीं है, जैसे 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, जैसे कार्बन नंबर 2 पे जैसे फास्फेट ग्रुप आ जाता है, ये भी एक तरह से आइसोमरिज्म का अमल होता है, ये भी एक आइसोमरिज्म का अमल है। 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, ये भी एक आइसोमरिज्म का अमल है, आइसोमरिज्म का अमल है। ठीक है, तो ये इतनी डिटेल नहीं है। तो अब हम एनटीबी बुक की जो पॉइंट्स है यकीनन उनको भी क्लियर करेंगे कौन कौन से अमल हुए। जैसे पहले स्टेप में फास्फोरिलेशन का प्रोसेस हुआ है, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप को हम कहेंगे फास्फोरिलेशन। ग्लूकोज के साथ एक एटीपी मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के साथ जब एटीपी मॉलिक्यूल ऐड हुआ, अटैच हुआ है, तो इस अमल को हम कहेंगे फास्फोरिलेशन। कौन से कार्बन पे, बिकॉज ग्लूकोज तो 6 कार्बन कंपोनेंट है, तो 6 नंबर कार्बन नंबर 6 पे जैसे फास्फेट ग्रुप की अटैचमेंट हुई है, तो इसे हम कहेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोरिलेशन है। इन दिस वे ग्लूकोज इज फास्फोरिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज के साथ जब एटीपी अटैच हो कार्बन नंबर 6 पे, तो उस अमल को हम कहेंगे फास्फोरिलेशन, और ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा यकीनन उसे हम कहेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट। उसके बाद जैसे आइसोमराइजेशन हुई है, जैसे अभी हमने पढ़ा 3 ऐसी पॉइंट्स हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर जिनमें आइसोमराइजेशन का अमल हुआ है। ग्लूकोज 6 फास्फेट इज चेंज टू इनटू आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट,
यानी फरक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो ये फरक्टोज 6 फास्फेट हुआ, फरक्टोज 6 फास्फेट। उसके बाद अगेन फास्फोरिलेशन का अमल होगा, यानी एक एनदर एटीपी भी, एनदर एटीपी, फास्फोरिलेशन का मतलब एटीपी फास्फेट ग्रुप जैसे एक अटैच होना एटीपी का। व्हेन फरक्टोज 6 फास्फेट रिएक्ट्स विद एनदर एटीपी, एक एटीपी पहले रिएक्शन में, एक यहाँ पे एनदर एटीपी, तो इससे क्या बनेगा, फरक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट। जैसे फरक्टोज 6 फास्फेट था, 4 5 6 कार्बन है, 6 नंबर कार्बन पे, 6 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप पहले था। अब कार्बन नंबर 1 पे भी जैसे अगर एटीपी का जो फास्फेट ग्रुप इसके साथ ऐड होगा, अटैच होगा, तो इसे हम कहेंगे फरक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट। इसी तरह से देन जो है उसके बाद स्प्लिटिंग का अमल हुआ। स्प्लिटिंग की मीनिंग होती है ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस जो है स्प्लिटिंग है, यही स्टेप है। इसकी वजह से फर्स्ट टाइम जो ग्लूकोज की लाइसिस हुई है, तो इस वजह से हमने इस पाथवे का नेम भी ग्लाइकोलाइसिस रखा गया, फर्स्ट टाइम पाथवे के अंदर ब्रेकिंग हुई है। स्प्लिटिंग किसकी, फरक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट की हुई, किसमें होगी, G3P एंड DHAP में, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट। ये भी एक दूसरे के जैसे आइसोमर ही होते हैं, आइसोमराइजेशन है कि ये दोनों आपस में जैसे कन्वर्ट, इंटर कन्वर्टेबल है, आइसोमराइजेशन। DHAP यानी डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट is ultimately changed into isomer glycerol aldehyde 3 phosphate. DHAP is converted into DHAP is converted into glycerol aldehyde 3 phosphate, G3P PGL भी है, तो इसके अंदर ये आइसोमराइजेशन का अमल होगा। तो ये जो पहला जो फेज था, यकीनन आपको याद होगा, पहला फेज जो आपने यकीनन पढ़ा था कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, वो यहाँ तक खत्म हुआ, जिसके अंदर अभी आपने देखा जो हमने पढ़ा है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपोनेंट है, इसकी फास्फोरिलेशन हुई एटीपी की वजह से, देन ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद इसका आइसोमर फरक्टोज 6 फास्फेट, उसके बाद एक अनदर एटीपी फास्फोरिलेशन हुई है, तो ये फरक्टोज 1,6 डाइफास्फेट हुआ। उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग किस में हुई है, DHAP एंड ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट या G3P। उसके बाद ये नंबर 5 है, ये आइसोमराइजेशन का प्रोसेस है, यानी DHAP इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो इस प्रोसेस के दौरान जैसे 2 एटीपी जैसे इन्वेस्ट हुए, 2 एटीपी जो कंज्यूम हुए, इसे कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, बिकॉज अभी जो है इसमें एनर्जी यील्डिंग का जो मरहला अब नहीं है, दूसरा जो फेज है ओवरऑल उसे हम कहते हैं एनर्जी यील्डिंग फेज या एनर्जी प्रोडक्शन फेज। अब इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। डिहाइड्रेशन एंड फास्फोरिलेशन, dehydration and phosphorylation, NAD except organic inorganic phosphate, तो ये NADH हो जाएगा एंड फॉर्म्स 1,3 बाइफास्फो बिस्फास्फोग्लाइसरिक एसिड। पहले जैसे G3P था, अब एक फास्फेट ग्रुप G3P का मतलब था कि कार्बन नंबर 3 पे जो है, कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप था, अब एक फास्फेट ग्रुप और भी जैसे कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा, तो अब ये बन गया 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसरिक एसिड, प्लस में NADH मॉलिक्यूल भी बना। उसके बाद जैसे अब एटीपी बनने का अमल होगा, बिकॉज कार्बन नंबर 1 का अब जो है फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा एंजाइम की मदद से, जाके एटीपी को ज्वाइन करेगा, लिंक होगा, मिलेगा और एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। इस एटीपी प्रोडक्शन को हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम ऑर्गेनिक फास्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक फास्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट कौन सी है, 1,3 बिस्फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, called substrate level phosphorylation. In this system molecule of ATP is formed from 1,3 bisphosphoglycerate and change वो किस में होगा, 1,3 था तो अब just 3 phosphoglyceric acid। why? because उसका एक phosphate ग्रुप रिमूव हो गया। उसके बाद आइसोमराइजेशन, अगेन 3 phosphoglyceric acid, 3 phosphoglyceric acid से कार्बन जब नंबर 2 है उसके साथ जब फास्फेट ग्रुप ऐड होता है 3 से 2 की तरफ, तो ये 2 phosphoglyceric acid, ये आइसोमराइजेशन का अमल है। उसके बाद डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन की मीनिंग है रिमूवल ऑफ वाटर। 2 phosphoglyceric acid अंडरगो डिहाइड्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनोल पाइरूवेट या PEP, जो अभी तक उसमें एक हाई एनर्जाइज्ड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। अभी भी कार्बन नंबर 2 पे एक फास्फेट ग्रुप है जिसकी रिमूवल हो, जाके अटैच हो एटीपी के साथ और एक एटीपी मॉलिक्यूल बने, तो इसमें अभी तक एनर्जी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट और आखिरी जो फाइनल जो स्टेप है
उसके अंदर अगेन ये फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, रिमूव होके जाके एटीपी को ज्वाइन करेगा, रिजल्ट में एटीपी मॉलिक्यूल दोनों साइड से। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, अगेन अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, substrate level phosphorylation. When a phosphoenol pyruvate loses its phosphate group lose करेगा, taken up by वो कहाँ जाएगा, ADP के साथ ATP मॉलिक्यूल बनेगा in the presence of an enzyme pyruvate kinase। इस तरह से आखिर में फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनाए या पायरुविक एसिड बनाए, और पायरुविक एसिड के ऐसे दो मॉलिक्यूल होंगे। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपोनेंट था, अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में ब्रेक हो गया। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। अब हम देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्ट जैसे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनती है। ओवरऑल जैसे ये रिएक्शन जो था ग्लाइकोलिसिस का, उसमें क्या था ओवरऑल प्रोडक्ट्स, जैसे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने, 2 नेट एटीपी बने, नेट एटीपी। जब हम ग्रॉस एटीपी की बात करेंगे, ग्रॉस तो 4 एटीपी है, टोटल बनेंगे 4 एटीपी। नेट यानी जो हमें मिले, बिकॉज 2 तो इन्वेस्टमेंट पर्पज में वो खर्च हो गए, तो नेट एटीपी 2 NADH भी बनते हैं, 2 प्रोटॉन 2 वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन की वजह से। NAD इज रिड्यूस टू NADH, ये भी हुआ है। जैसे आपको याद होगा G3P मॉलिक्यूल की जैसे ऑक्सीडेशन हुई थी, ऑक्सीडेशन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन कौन करेगा, NAD। तो इस तरह से NADH इज रिड्यूस टू NADH हुआ था। इसी तरह से कार्बन शुगर इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, किसके, हरे के अंदर 3 कार्बन होंगे, और इस मॉलिक्यूल का नेम होगा पायरुवेट और पायरुविक एसिड होगा। इसी तरह से 2 ATP मेक्स 4 बट यूजेस 2। टोटल तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि 4 बने हैं ना, बट उसमें जैसे 2 ATP यूज हो गए, रिमेनिंग जो जैसे हमें 2 मिले और 2 पायरुविक एसिड मिले। इस तरह से ये पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपोनेंट है। अब ये पायरुविक एसिड यहाँ पे सिचुएशन, जैसे अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनारोबिक रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड जो बना है, पायरुविक एसिड जो 3 कार्बन कंपोनेंट है, अब इसमें पाथवे यहाँ पे होंगे 3, आइदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन के फिनोमेना है। या पायरुविक एसिड जो लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन में जाएगा, लिंक रिएक्शन या ट्रांजिशन रिएक्शन के रिजल्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपोनेंट होता है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर या सिट्रिक एसिड साइकिल या TC साइकिल के अंदर एंटर होगा। तो ये जो है एरोबिक पाथवे कहलाएगा, ये जो पाथवे है ये एरोबिक पाथवे कहलाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो पाथवे है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहल एंड प्रोडक्ट बनती है तो उसे हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये विदाउट ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन। विद ऑक्सीजन तो आगे क्रैब साइकिल और फर्दर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की फाइनल जैसे प्रोसेस होंगे। तो इस तरह से खास तौर पे ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोडक्ट्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आखिर में, जैसे आप नोट करेंगे कि कितनी जैसे प्रोडक्ट्स मिली है, कौन सी प्रोडक्ट बनी है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी चीजों को थोड़ा याद भी करते जाएं, क्रेमिंग भी करते जाएं, मेमोराइजेशन भी करते जाएं। मेमोराइजेशन की जो हेडिंग्स ज्यादा है तो जरूर इनको आप याद करें फिजिक्स की क्लास में। सी यू बाय इवनिंग।